हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैंगो आई। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। जी हाँ दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशन की 75th एनिवर्सरी है और यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की संस्था रही है। सो आई थॉट आज इस पर एक स्पेशल एपिसोड बनता है। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। दोस्तों, आज के बारे में बात करने से पहले एक बार देखते हैं इतिहास के पन्नों में यूनाइटेड नेशन के बारे में क्या कुछ लिखा है। यूनाइटेड नेशन को इसका नाम यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने दिया था 1 जनवरी 1942 को, और इसी दिन यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 51 नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन पे साइन किए सैन फ्रांसिस्को में, और उनमें से इंडिया भी एक था, यानी कि इंडिया इज़ ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। करंटली यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप सभी पीस लविंग कंट्रीज़ के लिए ओपन है, और किसी भी मेंबर के एडमिशन के लिए 9 आउट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड 2/3 ऑफ जनरल असेंबली की सहमति चाहिए होती है। और यूनाइटेड नेशन में लास्ट एडमिशन 13 जुलाई 2011 में हुआ था साउथ सूडान का। यूनाइटेड नेशन का एम है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा और आपस में सामरिक संबंध बने रहें। और यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार सभी स्टेट्स इक्वल हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, स्मॉल हैं, बिग हैं, और उन सब को अपने डिस्प्यूट्स को शांति से सुलझाना चाहिए और फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं दोस्तों, और उसमें से पहला है जनरल असेंबली, जिसके 193 यानी कि सारे मेंबर स्टेट्स उसके मेंबर हैं, और उसकी साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस का दूसरा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। ये इस पूरी संस्था का सबसे डिबेटेड काउंसिल भी है, क्योंकि 193 मेंबर स्टेट्स में से सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि रोटेटरी बेसिस पर जनरल असेंबली वोट करके भेजती है। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया और फ्रांस। यूनाइटेड नेशन का थर्ड मेन ऑर्गन है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इसके टोटल 54 मेंबर्स हैं, जिनको रोटेशनरी बेसिस पर 3 साल के लिए चुना जाता है। इंडिया 31 दिसंबर 2020 तक के लिए इसका मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस का फोर्थ मेन ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके टोटल 15 जजेस होते हैं, जिनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिल के इलेक्ट करते हैं 9 ईयर्स के टर्म्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर द हैग नेदरलैंड्स में है, और ये अकेला ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका के हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स से यानी कि न्यूयॉर्क से बाहर है। यूनाइटेड नेशंस का 5th मेन ऑर्गन है सेक्रेटरीट। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है पूरे यूनाइटेड नेशंस के लिए। और ये बहुत ज़्यादा डिबेट में रहा है इसके सेक्रेटरी जनरल के चूज़ करने या इलेक्ट करने के तरीके के लिए। यूनाइटेड नेशन का 6th मेन ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, लेकिन इसको 25 मई 1994 को ही सस्पेंड कर दिया गया था, और पलाव इसका लास्ट मेंबर था जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल में रखा गया था, जिसका मेन काम होता था जो कंट्रीज़ रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुई हैं उनकी टेक केयर करना, उनके लिए उनके बिहाफ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करना, ये सब करना। इन 6 ऑर्गन्स के अलावा यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन प्रोग्राम्स भी हैं, जिनमें से पहला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसका मेन काम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना, उनको एड करना है। इसके टोटल 170 कंट्रीज़ मेंबर हैं। दूसरा प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि 1972 में स्टार्ट किया गया था। इसके 190 कंट्री मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में है। इसका मेन एम
एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से फाइट करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसका मेन काम सेफ चाइल्ड बर्थ और केयर पर ध्यान देना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रोग्राम है यूएन हैबिटेट, इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में है और इसका मेन काम ह्यूमन सेटलमेंट्स है और इसका नाम भी ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम रखा गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है यूनिसेफ, 190 प्लस कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका मेन काम चिल्ड्रन से रिलेटेड एजुकेशन, न्यूट्रिशन वगैरह पे ध्यान देना है ऑल ओवर द ग्लोब। और सिक्स्थ मेन प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर रोम में इटली में है और इसका बेसिक काम ओवरऑल हंगर इंडेक्स को कम करना है और सब तक फूड की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना है। इनके अलावा यूनाइटेड नेशन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ भी हैं जो स्पेसिफिक एरियाज़ में काम करती हैं, यानी कि फूड में, टेलीकॉम में, सिविल एविएशन में। और उनमें से कुछ को हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में हमने सुना है, जैसे कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके नाम हमने बहुत कम सुने हैं, जैसे कि ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका के हेडक्वार्टर लंदन UK में है। ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जिसका के हेडक्वार्टर जिनेवा में है। UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना ऑस्ट्रिया। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन। UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर बर्न्स स्विट्ज़रलैंड में है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने 23 इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हैं और ये यूनाइटेड नेशंस का लेटेस्ट प्रोग्राम है, जिसका कि हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन कितना सफल रहा है अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था वर्ल्ड में पीस रखने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद एक 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और लीग ऑफ नेशंस अपने एम और ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया। लेकिन आज 75th एनिवर्सरी वाले दिन यूनाइटेड नेशन प्राउडली कह सकता है कि हमने अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि वर्ल्ड को पीसफुल रखने में सफलता हासिल की है और कोई भी मेजर वॉर इस ड्यूरेशन में नहीं हुआ है। उसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस की सक्सेस को इसके नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज से देखा जा सकता है, क्योंकि 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड ने इसको एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट ओवर ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं, तो इससे भी यूनाइटेड नेशंस की सक्सेस को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की सक्सेस को उसके ह्यूमैनिटेरियन वर्क से भी देखा जा सकता है। जितने भी स्पेशल प्रोग्राम्स और एजेंसीज़ मैंने आपको बताई, वो बड़ी ही डेडिकेटेडली इंटरनेशनल लेवल पे वीकर कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस जो छोटे और बहुत ही वीक कंट्रीज़ हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपने इश्यूज़ को, बड़े देशों के साथ अपने इश्यूज़ को इस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं और लोगों को, दूसरी बड़ी कंट्रीज़ को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं या अपना पक्ष रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स होते हैं दोस्तों, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इतने बड़े हिस्ट्री में कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी रही हैं, तो चलिए उन वीकनेसेस को देखते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस के कामों में कभी कमी नहीं रही। जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स वो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें हैं और बहुत ही एम्बिगुअस चीज़ें हैं जो कि बियॉन्ड लॉजिक हैं फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस। और वो हैं, जो पहली कमी हम यूनाइटेड नेशन में बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, वो है हेजेमनी ऑफ वेस्ट, यानी कि पश्चिमी देशों का दबदबा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये एक तरह से
डिवाइड क्रिएट कर देता है एक नॉर्मल कंट्री में और एक पावरफुल कंट्री में, और इसके कारण ही पावरफुल कंट्री जो पहले से पावरफुल है उसको और ज़्यादा पावर मिल जाती है थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत सारे ऐसे ही केसेस में वीटो पावर का यूज़ करके सिक्योरिटी काउंसिल में कंट्रीज़ ने अपने से छोटी कंट्रीज़ को दबाया है और अपने फेवर में डिसीजंस लिए हैं। एक और कमी है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं वो डोनेशंस पर डिपेंड करती हैं, और जो कंट्री जितना डोनेट करते हैं या उसमें कंट्रीब्यूट करती है उसका फेवर वो एजेंसी लेती है। इसका रीसेंट एग्जांपल हम देख सकते हैं, WHO ने कोविड-19 के केस में चाइना को कितना सपोर्ट किया है, क्योंकि वो उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वीटो जैसी पावर किसी भी कंट्री के पास नहीं होना चाहिए, और ये सिक्योरिटी काउंसिल जैसी कोई काउंसिल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हर कंट्री को इक्वल मानते हैं तो कुछ कंट्रीज़ को स्पेशल फेवर्स या स्पेशल पावर्स देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए आज इसी पॉजिटिव नोट पर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैंगो आई। तब तक के लिए बाय गाइज़।